जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि रेगुलर डीलर क्या होता है और कंपोजिशन डीलर क्या होता है। मैंने बताया था कि ऐसा कोई डीलर जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो वो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में कराएगा? रेगुलर स्कीम में कराएगा। कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसके फार्मूले भी होते हैं जिस फार्मूले से उनको टैक्स पेबल करना होता है, टैक्स की पेमेंट करना होता है। किसको? रेगुलर डीलर वाले। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले टैक्स पेबल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी करेगा, शेष जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट ये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। तो ये मैंने आपको रेगुलर डीलर के लिए मैंने आपको बताया था। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर डीलर होता है वो 3 महीने में एक बार अपना जीएसटी क्या करता है? भरने का काम करता है। मैंने बताया था ना। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर डीलर होता है उसको टैक्स लायबिलिटी भी प्राप्त होती है प्लस उसकी आईटीसी भी मिलती है। ये सारे के सारे रेगुलर डीलर के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। और जो कंपोजिशन डीलर होता है, कंपोजिशन डीलर के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 1.5 करोड़ से कम की मतलब उसकी टर्नओवर है तो वो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस स्कीम में कराएगा? कंपोजिशन डीलर में कराएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो कंपोजिशन डीलर वाला व्यक्ति होता है, ऐसा डीलर जिसका रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपोजिशन डीलर में हुआ है, तो उस कंपोजिशन डीलर के लिए ऑप्शन ये था कि उसको टैक्स लायबिलिटी भी नहीं मिलती है और उसको आईटीसी भी प्राप्त नहीं होती। मैंने बताया था ना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन डीलर जो होता है वो 3 महीने में एक बार, अगर उसका मान के चले कि जो भी एनुअल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या एनुअल उसके बिजनेस में जो भी टर्नओवर हो रहा है उसका 1% गवर्नमेंट को 3 महीने में एक बार देने का काम आपका कंपोजिशन डीलर वाला करता है। मैंने बताया था ना। और कंपोजिशन डीलर के लिए ये स्कीम होता है कि वो हर टर्नओवर पे यानी कि 3 महीने पे एक बार ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का काम करता है। और ये भी मैंने आपको कंपोजिशन के रूल में मैंने बताया था कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको ना तो स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत होती है, ना तो सेल और परचेज करते समय कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा कंपोजिशन डीलर के लिए रूल्स था। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि रेगुलर डीलर होता क्या है और कंपोजिशन डीलर होता क्या है? रेगुलर डीलर कितना जीएसटी पे करता है और कंपोजिशन डीलर कितना जीएसटी पे करता है, तो इसको हम एक्सेल के चार्ट बना करके सीखेंगे कि अगर दो डीलर हैं, एक आपका कंपोजिशन डीलर है और दूसरा आपका रेगुलर डीलर है, तो दोनों अगर किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो सेल करते समय कितना कस्टमर से जीएसटी प्राप्त करते हैं या किसका कितना टैक्स लायबिलिटी बढ़ता है, ये टोटल ओवरऑल हम आसानी तरीके से टेबल के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि टेबल अगर कंफर्म हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको जो डीलर होते हैं कंपोजिशन और रेगुलर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे बनाया है और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मेन हेडिंग, मोटा मोटा हेडिंग मैंने लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। आज की क्लास में जो कंपैरिजन करके आपको दिखना है वो है आपका कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर के बारे में। तो कंपोजिशन डीलर क्या होता है, रेगुलर डीलर क्या होता है, तो आपको पता ही है। 1.5 करोड़ से कम है कंपोजिशन, 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो रेगुलर। समझ में आ रहा है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में या जो भी अपनी एनुअल टर्नओवर होता है उस एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का समय की बात हो रही है। मतलब एक एनुअल देखा जाए तो मतलब एक साल में वो कितने रुपए का टर्नओवर अपने व्यापार में वो करे। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो रेगुलर में जाएगा, 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन में जाएगा। लेकिन इस टेबल से हम समझेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि दो डीलर आपके सामने दिख रहे हैं, अरे जीएसटी में मात्र दो ही डीलर होंगे, कंपोजिशन होगा, दूसरा आपका रेगुलर है। तो जैसे कि एक मैंने चार्ट बनाया है, ये जो टेबल मैंने बनाया है, एक तरफ मैंने कंपोजिशन डीलर मेंशन किया है और एक तरफ रेगुलर डीलर मैंने मेंशन किया। और इसमें और भी बेहतर समझने के लिए कंपोजिशन डीलर में भी आप एक जो है सप्लायर का नाम लिख लीजिए और रेगुलर डीलर में भी एक सप्लायर का नाम लिख लीजिए। दोनों का नाम लेकर के तब आप कंपैरिजन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि कंपोजिशन डीलर वाला व्यक्ति किसी गुड्स को परचेज करता है कितने रुपए में? 25,000 रुपए। किसी गुड्स को या किसी सर्विस को, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत दोनों आता है ना, आप सर्विस भी बोल सकते हैं और गुड्स भी बोल सकते हैं।
तो मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा डीलर है जिसका बिजनेस में रजिस्ट्रेशन है, किस डीलर में? कंपोजिशन डीलर। तो अगर वो 25,000 रुपए का कोई सामान परचेज करता है तो रेगुलर वाला भी कितने रुपए का करता है? 25,000 में ही करता है। ऐसा नहीं कि रेगुलर वाला 20,000 में करेगा, उसको 20,000 में मिल जाएगा, उसको 25,000 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। दोनों लोग सेम अमाउंट से परचेज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनको भी 5% जीएसटी देना पड़ रहा है और इनको भी 5% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो क्या परचेज करते समय मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया था, परचेज करते समय आईटीसी हमको प्राप्त होती है, मैंने बताया था ना। तो यही आपका आईटीसी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो आपका 5% टैक्स है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो परचेजिंग करते समय जो हम एक्स्ट्रा जो चार्ज हम जमा करते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं? आईटीसी बोलते हैं। तो ये तो 25,000 रुपये आपके प्रोडक्ट का दाम हो गया और प्लस आपका 5% जीएसटी है और टोटल अमाउंट हमारा आ गया 26,250 रुपये। टोटल कस्टमर को कितना पैसा देना होता है? 26,250 रुपया देना होता है। ये 26,250 में अगर आपसे पूछा जाए कि सर 25,000 तो अलग है लेकिन 26,250 कैसे आ गया, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जीएसटी 5% ऐड भी हुआ है, जो हमारे बिजनेस के लिए आईटीसी, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इसका भी 1250 और इसका भी 1250। मैंने आपको बताया था कि आईटीसी सेम होता है, या तो रेगुलर वाला परचेज करे या तो कंपोजिशन वाला परचेज करे। ऐसा गवर्नमेंट नहीं बताया है कि आपका बिजनेस कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है तो आपका जीएसटी 2.5% लगेगा और इनका 5% लगेगा। दोनों का जीएसटी सेम सेम होता है। क्लियर हुआ? तो इसको भी देना पड़ा 26,250 रुपए और इसको भी देना पड़ा 26,250 रुपए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंपोजिशन डीलर का टोटल कास्ट आया वो आपका आ गया 26,250 रुपए और जो रेगुलर डीलर के लिए टोटल कास्ट आया इसका भी आ गया 26,250 रुपए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 26,250 कैसे है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये 5% जीएसटी भी इसमें ऐड होता है। नहीं, ये परचेज की बात हो रही है अभी, तो ये लास्ट में हम समझेंगे। अगर कोई मान के चलो कि दो बिजनेसमैन है, अगर परचेज करने जाएंगे तो सेम सेम जीएसटी लगेगा। अभी तो ये जीएसटी लिया जा रहा है, ये आईटीसी दोनों को प्राप्त हो रही है क्योंकि अभी हम जस्ट परचेज करने जा रहे हैं। जब हम टैक्स भरने का काम करते हैं उस समय हम कंपेरिजन करते हैं। अभी तो परचेज करेंगे तो सेम सेम अमाउंट में ही परचेज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो कंपोजिशन डीलर का दिया हुआ है कास्ट, ये बताया जा रहा है 26,250 रुपये। ये अमाउंट आया कैसे? तो देखिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे 2500 और प्लस हो जाएगा आपका 1250। अब एंटर करेंगे तो 26,250 है। कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि आईटीसी वाला पैसा भी आपके परचेज में जाकर के जुड़ जाता है। और आपसे ये पूछा जाए कि इस बिजनेस में आईटीसी कितना रुपया मिला तो क्या बताएंगे? 1250 रुपया। लेकिन ये भी 1250 इसमें जुड़ेगा ना। अब चलिए सेम अमाउंट यहाँ पर भी आया, कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको 10% मार्जिन भी आपका ऐड होता है। क्या होता है? 10% मार्जिन भी ऐड होता है। और मार्जिन से ऐड किस पे होता है? तो कह रहा है कि जो आपका टैक्स है और जो परचेज, तो इस अमाउंट में आपका टैक्स भी जुड़ा हुआ है और आपका परचेज का अमाउंट भी जुड़ा हुआ है, दोनों अमाउंट जोड़ करके लिखा हुआ है ना। अब इसी का यहाँ पे हम 10% निकालें तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, चाहे चलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। अब देखिए 26,250 का जो अमाउंट है उसको आप बोल सकते हैं कि सर इसमें टैक्स भी ऐड हुआ है और प्लस परचेज का मूल्य भी लिखा गया, तभी तो यहाँ पे 26,250 आया है। और इसी का 10% आपको और निकालना है। तो 10% चूंकि है क्या, तो मार्जिन सही आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इक्वल करिए, 26,250 को आप सिलेक्शन करिए। अब चूंकि 10% की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई कितना से होगा? 10 से होगा। और मल्टीप्लाई 10 करिए और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, अमाउंट आपका आ गया 2625। कोई दिक्कत? तो ये जो 2625 है ये इसमें मार्जिन का पैसा, ये उसमें मार्जिन आपका ऐड हो रहा है। अब चलिए और वही अगर हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो इसका कह रहा है कि मार्जिन से 10%, लेकिन किसका? तो केवल परचेज का। किसका? केवल परचेज का। तो इसका अगर हम 25,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले इक्वल करिए, क्योंकि यहाँ पे क्यों समझा जा रहा है कि केवल परचेज का ही बोला जा रहा है,
क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि टैक्स भी ऐड होना चाहिए, परचेज भी ऐड होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मेंशन किया है, तो आपको समझना होगा कि बस 25,000 का 10% आपको निकालना है और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। अगर ये लेफ्ट वाला जो है आपका कौन सा डीलर है? कंपोजिशन डीलर। तो अगर ये किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, अगर ये किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, चूंकि सेल्स प्राइस में लिखा हुआ है, तो ये क्या क्या ऐड करेगा? तो डीलर का जितना कास्ट होगा वो ऐड कर लेगा, और प्लस जितना मार्जिन प्राप्त होगा वो उसको भी ऐड कर लेगा। तो डीलर का कास्ट टोटल आया आपका 26,250 रुपये, यही आया ना? डीलर का टोटल कास्ट आया 26,250 रुपया। अब इसके बाद से आपका मार्जिन से आपका 2,625 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डीलर कास्ट प्लस मार्जिन दोनों जोड़ना है ना, तो यहाँ पे इसको पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल करिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डीलर का टोटल कास्ट क्या रुपया लगा है? तो 26,250 रुपया लगा हुआ, और प्लस ये मार्जिन कितना प्राप्त हुआ था इसको? तो 2625। इन दोनों को जोड़ करके तब ये पैसा सोने का काम करेगा जब पूछेगा। तब इसके लिए जो मतलब अमाउंट आ गया 28,875। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये कंपोजिशन के लिए आ गया कि 28,875 रुपया आपको सेल करते समय आपको कस्टमर से लेना है। अब वही अगर हम इस साइड आते हैं रेगुलर के साइड में, तो ये कह रहा है कि परचेज और प्लस मार्जिन ये दोनों आपका ऐड होता है। इसमें आपका परचेज वाला भी ऐड होता है और प्लस आपका मार्जिन भी आपका ऐड होता है। तो देखिए इसमें क्या परसेंट आपका, कितना रुपया आपका जो है परचेजिंग का है, और प्लस कितना रुपया आपका मार्जिन का है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम मार्जिन से देखेंगे तो यहाँ पे 2500 का अमाउंट आया है ना, और परचेज कितने रुपए का किया? 25,000 रुपए का किया। तो बस सिंपल आप समझिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ पे चूंकि परचेज की बात हो रही है तो परचेज क्या रुपए से हुआ है? 25,000 रुपए से हुआ, और प्लस करिएगा मार्जिन क्या परसेंट मिला? 10%, यानी कि 25,000 का 10% क्या रुपया हुआ? 2500। इसको भी जोड़ लीजिए। अब एंटर करेंगे तो ये अमाउंट आ गया आपका 27,500। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिए कह रहा है, इसके लिए कह रहा है कि जीएसटी टैक्स कंपोजिट डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स। मतलब सेल करते समय इसको टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ती, मैंने बताया था। तो इसका टैक्स लायबिलिटी 0 रखा गया। मैंने बताया था ना कि सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी नहीं मिलती है किसको? कंपोजिशन वाले को, इसलिए इसका 0% दिया हुआ है, 0 पैसा दिया हुआ है। कोई दिक्कत? लेकिन ये जब सेल कर रहा है तो इसको 5% टैक्स लायबिलिटी बढ़ जा रही है। 5% टैक्स लायबिलिटी इसकी बढ़ जा रही है। तो कब 5% बढ़ रहा है? तो जब प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तब 5% बढ़ रहा है। क्योंकि सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? तो ये 5% जब टैक्स लायबिलिटी इसकी बढ़ेगी तो ये आपको निकालना है, ये 5% का अमाउंट आएगा कैसे? तो सेल मैंने कितने रुपए से किया? 27,500 रुपए से। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा 27,500, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 5 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से। एंटर करेंगे तो 1375 आ गई। कोई दिक्कत? तो ये जब सेल करेगा तो ये 1375 रुपया ऐड करेगा ना, क्योंकि इसकी टैक्स लायबिलिटी है। और ये क्या ऐड करेगा? कुछ नहीं ऐड करेगा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी इसको नहीं मिलती है। तो जब ये किसी प्रोडक्ट को सेल करेगा तो कस्टमर से क्या पैसा पाएगा? 28,875 पाएगा। और ये जब सेल करेगा तो इसको कितना मिलेगा? तो देखिए 27,000 तो 500 ये ले लेगा, क्योंकि ये सेल का रेट है, और प्लस टैक्स लायबिलिटी नहीं प्राप्त करेगा, टैक्स लायबिलिटी भी तो जोड़ेगा, और प्लस करने के बाद यहाँ पे 1375 रुपया ये भी अमाउंट ले लेगा। इसका अमाउंट आ गया 28,875। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये भी 2875 पा गया और ये भी 2875 पा गया। लेकिन अब इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें टैक्स कितने रुपए लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो कंपोजिशन डीलर होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है 3 महीने में एक बार, और जितना भी उसका टर्नओवर होता है उसका मात्र 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। तो इसका टोटल सेल अमाउंट आया है कितना? 28,875 रुपए। अरे कस्टमर प्राइस मतलब सेल प्राइस हम बोल सकते हैं ना। तो 28,875 रुपए जब कस्टमर से मांगेगा तो ये गवर्नमेंट को कितना रुपए टैक्स दे रहा है? 289। पर आएगा कैसे? तो देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ पे आपके साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है
कि टैक्स पेबल बराबर कह रहा है कि 1% ऑन टर्नओवर आर एस 28,875, मतलब 28,875 का 1% आपको ज्ञात करना है। ये निकालेंगे आप, इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिएगा 28,875 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई कितना अमाउंट आ गया, कोई दिक्कत आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ये सब आपके सामने है चूंकि एक्सेल की फार्मूला। तो इसके लिए इसको गवर्नमेंट को चार्ज देना होगा 289 रुपया। क्या है ये? टैक्स है। क्या है ये? टैक्स है। लेकिन वही अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स पेबल के लिए, यानी कि किसके लिए? रेगुलर के लिए। और रेगुलर के लिए मैंने कल ही ये फार्मूला पढ़ाया था, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। कितना रुपया में बेचा था और कितने रुपए में खरीदा, यानी कि बेचते समय कितना टैक्स लायबिलिटी लिया था और आईटीसी यानी कि परचेज करते समय कितना रुपया आईटीसी दिया था, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, से जो बचेगा वही गवर्नमेंट को देने का काम करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी कितना रुपया है? टैक्स लायबिलिटी कितना रुपया है? 1375 सामने दिख रहा है। और माइनस करेंगे आईटीसी, आईटीसी कितना है? 1250। अरे सेल करेगा तो ये इसको टैक्स लायबिलिटी प्राप्त होती है जो 1375 दिया, और जब परचेज करेगा तो ये आईटीसी देगा 1250। तो आप 1375 में से अगर 1250 माइनस करेंगे तो शेष अमाउंट आपका 125 ही है। निकाल के चेक करिए। अगर 1375 पे आपका है क्या टैक्स लायबिलिटी, क्यों? क्योंकि सेल के जस्ट नीचे दिया हुआ है, ये आपका 5% टैक्स लायबिलिटी ऐड हो रहा है, और ये जो 5% आप दे रहे हैं ये परचेज करते समय आप आईटीसी प्राप्त करेंगे। तो ये तो 5% इसका 1250 आ गया और इसका 5% आपका 1375 आ गया। तो 1375 आपका टैक्स लायबिलिटी और माइनस आईटीसी, 1375 माइनस 1250 बराबर आ जाएगा 125। किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें भी क्वेश्चन बनती कि सर इसका अमाउंट कम क्यों है और इसका अमाउंट ज्यादा क्यों है, कोई बताएगा? देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूं, इक्वल करेंगे 1375 लिखेंगे माइनस 1250 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो उतना ही अमाउंट आएगा। अब कोई बताएगा कि कंपोजिशन डीलर का ज्यादा क्यों है और आपका रेगुलर डीलर का कम क्यों? इसको भी 3 ही मंथ में जमा करते हैं। वो तो मैंने बताया, उसको भी मैंने बताया कि पूरे टर्नओवर का 1% हो तो लिखा है सामने, वो तो देख के बताना। देखिए ऐसा रीजन जब भी आपके सामने आए तो पहला तो आप कंडीशन ये समझिए, आप सीधे चलिए हेडिंग पे, आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी लिखा है, परचेज करते समय आईटीसी प्राप्त होती है और सेल करते समय टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, किसकी? रेगुलर की। ये पहला कंडीशन आ गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे जो कंपोजिशन डीलर होगा क्या उसको स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या उसको अकाउंटेंट हायर करने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या उसको कितना अपने बिजनेस में परचेज किया, क्या कितना सेल किया, उसको रिक्वायरमेंट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको फार्मूले में पढ़ाया, रूल्स में मैंने बताया, गवर्नमेंट सब चीज से हटा देता है, उसको कहता है कि कुछ नहीं जानना हमको, आप कितना रुपया टर्नओवर कर रहे हैं उसका 3 महीने में बस 1% हमको दे दीजिए, बाकी आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं मतलब उससे हमको नहीं। लेकिन ये सारा फॉलो होता है किस पे? रेगुलर पे। अब रेगुलर तो मान के चलिए ये पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसके बिजनेस में कै रुपए का सेल हुआ, कै रुपए का परचेज हुआ, कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ठीक है, पूरा अपना स्टॉक मेंटेन करना, ये सारी जिम्मेदारी रेगुलर वाले की होती है। तो रेगुलर वाले अकेला तो कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है, वो अपने अकाउंटेंट को एक हायर करेगा जो उसकी बिजनेस को आसानी तरीके से लेकर के चल सके। तो अपनी अकाउंटेंट को कुछ सैलरी देगा, देगा कि नहीं देगा? तो उतना सारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन कंपोजिशन के लिए कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है? तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप काफी समस्याओं को सामना करते हुए आप लेके चल रहे हैं, इसलिए आप 125 ही दीजिएगा। और इनके अंदर उतना सारा जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैंने इनको हटा दिया, ना आपको स्टॉक मेंटेन करना है, ना सेल परचेज करके आपको मतलब वो देना है रिकॉर्ड, तो क्या उनसे दिक्कत करना है, इसलिए सारा जिम्मेदारी आप ही का रहेगा। और आप अपना अकाउंटेंट रखिएगा और अपने बिजनेस को अच्छे से चलाइएगा, और आप टैक्स भले से ही हमको कम दीजिएगा, लेकिन फार्मूला आपका यही चलेगा। कोई दिक्कत? यही आपका कंपैरिजन होता है। आप किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछिए। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? ये मार्जिन ऐड होता है, जब परचेज करते हैं तो मार्जिन हमको ऐड होता है।
वो मार्जिन हमको प्राप्त होता है, वो पैसा हमको जोड़ना होता है परचेज करते समय, बस। ठीक है। अब चलिए अगला जो टॉपिक आपका दिया है, अगला जो टॉपिक आपका दिया है वो है आपका इनवॉइसिंग। क्या दिया है? इनवॉइसिंग। चलिए इनवॉइसिंग के बारे में समझा दे रहे हैं, बहुत लंबा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे इनवॉइसिंग का मतलब होता क्या है, जैसे आप किसी गुड्स को आप परचेज करने जाते हैं अपने सप्लायर से, तो दो प्रकार के आप सामान खरीदते हैं, या आप ऐसा सामान खरीदते हैं जिसपे जीएसटी लगा हो, या तो वैसा भी सामान खरीदते हैं जिसपे जीएसटी न लगा। तो जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनवॉइसिंग होता क्या है, तो इनवॉइसिंग, इनवॉइस इशू करने का अधिकार मात्र दो ही डीलर को दिया गया, एक कंपोजिशन डीलर और दूसरा आपका रेगुलर डीलर। तो कब रेगुलर डीलर वाला आपको जो इनवॉइस देगा और कब कंपोजिशन डीलर वाला आपको इनवॉइस देगा, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इनवॉइस होता क्या है। तो देखिए इनवॉइसिंग के बारे में लिखा है, करेक्ट, इनवॉइस किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवॉइस के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। कौन सा टेबल है? तो टेबल आपका नीचे दिया हुआ है, देखिए दो प्रकार के डीलर, कौन कौन सा? कंपोजिशन और रेगुलर। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ डीलर, एक लिखा है टाइप्स ऑफ गुड्स और एक लिखा है टाइप्स ऑफ इनवॉइस। तीनों के बारे में समझिएगा। अगर कोई रेगुलर डीलर है और किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, मतलब जिसपे वो टैक्स ले रहा है, जिसपे टैक्स लगा हुआ, अगर कोई रेगुलर डीलर किसी ऐसे गुड्स को सेल करता है जिसपे टैक्स लगा है, तो वो टैक्स इनवॉइस आपको देता है। क्या देता है? टैक्स इनवॉइस देता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक बिजनेसमैन और आप हमारे पास आए कि हमको ये सामान आपसे लेना है, ये गुड्स आपसे परचेज करना है, तो जब हम आपको सेल करेंगे तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको हम एक इनवॉइस बना करके देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक रेगुलर डीलर हैं और वैसे गुड्स आपको हम सेल कर रहे हैं जिसपे हम जीएसटी ले रहे हैं। तो इस केस में जो आपको बिल हम देंगे, जो आपको इनवॉइस देंगे, उसके सबसे टॉप में लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। क्या लिखा होगा? टैक्स इनवॉइस। आपने देखा भी होगा, आपने किसी गुड्स को परचेज वगैरह किया होगा तो उसमें आता है लिख करके टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार किसको मिला? रेगुलर डीलर वाले को। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स को सेल करता है तो उस समय वो टैक्सेबल गुड्स को सेल करते समय टैक्स इनवॉइस आपको बना करके देता है। क्लियर हुआ? अगर कोई रेगुलर डीलर ऐसे गुड्स को सेल करे जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, एग्जेंटेड का मतलब जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, अगर कोई टैक्स मतलब अगर कोई ऐसा रेगुलर डीलर है जो ऐसे गुड्स को आपको सेल कर रहा है जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। कोई दिक्कत? और बाकी कंपोजिशन डीलर के लिए ये है, चाहे वो टैक्सेबल बेचे और चाहे एग्जेंटेड बेचे, दोनों ही मामले में उसके बिल पे क्या लिखा होगा? बिल ऑफ सप्लाई ही लिखा होगा। समझ में आया? केवल टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार रेगुलर को दिया गया है, और वो भी तब जब टैक्सेबल गुड्स को सेल करे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यहाँ पे इसकी कॉपी भी तो बनती है, यहाँ पे इसकी कॉपी भी तो बनती है ना, कि जैसे कि मान के चलिए कि सर अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो कै को कॉपी की इनवॉइस मिलेगी, अगर हम सर्विस को सेल करेंगे तो कै को कॉपी मिलेगी। तो इसमें लिखा है, देखिए कह रहा है कि जब कंपोजिशन की, देखिए सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं। कह रहा है कि जीएसटी में दो प्रकार की इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। मैंने टेबल अभी आपको बताया है। यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवॉइस और दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई। तो जो टैक्स इनवॉइस होता है, देखिए इसमें लिखा भी है, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो क्या इशू करता है? टैक्स इनवॉइस इशू करता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ सप्लाई। कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू करना होता है, जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए। जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए तो उसके बिल पे क्या लिखा रहेगा? बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। और जब कंपोजिशन डीलर के लिए, कंपोजिशन डीलर के लिए एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सप्लाई किया जाए तो उसके बिल पे लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें कह रहा है कि कॉपी ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है आपका कॉपी इनवॉइस में पहला लिखा है कि जब कंपोजिशन की डीलर के द्वारा किसी गुड्स को सप्लाई किया जाए तो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपी ऑफ इनवॉइस कब? जब सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तब। जब किसी गुड्स को हम सप्लाई करते हैं तो उसकी कितनी कॉपी बनती है, उस इनवॉइस की कितनी कॉपी बनती है?
तो कितना लिखा है? जब हम किसी गुड्स को सप्लाई करेंगे तो टोटल 3 कॉपी बनेगी। कितनी कॉपी? 3 कॉपी बनेगी। कौन कौन सी? तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो 3 कॉपी बनेगी। एक आपका ओरिजिनल कॉपी, एक आपका डुप्लीकेट कॉपी और एक आपका ट्रिपलेट कॉपी। ये 3 कॉपी बनती है कब? जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तब। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए एक बिजनेसमैन है पडरौना का, ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन है पडरौना और एक बिजनेसमैन है गोरखपुर का। ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन है पडरौना का और एक बिजनेसमैन है गोरखपुर का। अब ये पडरौना वाला जो बिजनेसमैन है ये गोरखपुर वाले बिजनेसमैन को कुछ सामान बेच रहा है। कोई सामान ऐसा है जो गोरखपुर वाले को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो मान के चलिए अगर ये पडरौना वाला अगर इसको सामान बेचेगा तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? तो बीच में आपका आ जाता है क्या? ट्रांसपोर्ट। क्या आ जाता है? ट्रांसपोर्ट आता है। 3 ऑप्शन मिला। एक आपका तो मान के चलिए कि जो परचेज कर रहा है, जो सेल कर रहा है, ये बिजनेस का सप्लायर है जिसका एड्रेस कहाँ पे मैंने लिखा है? पडरौना। ये पडरौना वाला सेल कर रहा है किसको? गोरखपुर को। तो ये गोरखपुर को जब सेल करेगा तो सिंपल सी बात है ये ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेगा। तो जब ये जो इनवॉइस बनाएगा, कौन? पडरौना वाला, तो तीन इनवॉइस बनाएगा। कितना? 3 इनवॉइस बनाएगा। तो जो मेन इनवॉइस होगा, जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा, ये तो गोरखपुर वाले को दे देगा। किसको देगा? गोरखपुर वाले को देगा, ताकि ये पता चल सके कि हमने कौन कौन सा गुड्स कितने रुपए का मैंने परचेज किया हुआ था। अब जो दूसरा इसका बनेगा डुप्लीकेट कॉपी, ये दे देगा ट्रांसपोर्टर को, क्योंकि इसी को गुड्स को लेकर के जाना है कहां तक? गोरखपुर तक। समझ में आ रहा है ना? तो दूसरा इनवॉइस मिल गया किसको? ट्रांसपोर्ट वाले को। और जो तीसरा इनवॉइस होगा ये सप्लायर अपने पास रख लेगा। कोई दिक्कत? ये सप्लायर अपने पास रख लेगा। 3 कॉपी बनी। एक कॉपी मिल गया किसको? हमारे कस्टमर को, जो गोरखपुर को हम सेल कर रहे हैं, ये इसको ओरिजिनल कॉपी भिजवाते हैं हम। और एक कॉपी मैंने दे दिया ट्रांसपोर्टर को। और ये जो तीसरी कॉपी है ये सप्लायर अपने पास रखेगा, ताकि अगर गोरखपुर वाले को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना इनवॉइस ला करके हमसे ये मैचिंग करवा सके। अब चूंकि ट्रांसपोर्टर को इसलिए देगा क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टर को नहीं देगा तो उसको गुड्स कहाँ पे लेके जाना है क्या पता चलेगा? कितना हमारे मतलब कितना गुड्स हमने लोड किया उसका क्या पता चलेगा? किस मालिक को देना है कैसे पता चलेगा? तो उसको भी इनवॉइस तो मिलना चाहिए ना। तो एक इनवॉइस ट्रांसपोर्टर को मिल जाता है और एक जो सप्लायर होता है वो अपने पास रख लेता है, ताकि इन केस अगर जो है, मान के चलिए कि अगर हमारा जो है अगर इस तरीके से इनवॉइस मैचिंग ना हो तो हमारे पास एक कॉपी रहे तो हम अपने सप्लायर से आसानी तरीके से उसको कंसल्ट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। कोई दिक्कत? और बाकी दिया है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जब किसी सर्विस को हम सप्लाई करते हैं तो कह रहा है कि 2 कॉपी इसकी बनती है, एक ओरिजिनल कॉपी और दूसरा डुप्लीकेट कॉपी। जैसे कि आप पढ़ते हैं तो फीस जमा करते हैं ना, एक प्रकार की सर्विस, एक रसीद काट के आपको दे दिया जाता है और उसी की कॉपी एक ठो रख लिया जाता है। इनके इस बाद में आप ये कहेंगे सर मैंने जमा तो किया था, इतना रुपया मैंने जमा किया था, लेकिन क्यों 1500 चढ़ा? तो हम वही अपना उठाएंगे रसीद और आपसे मिलाएंगे, मैचिंग करवाएंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। तो जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जब सर्विस सप्लाई करते हैं तो 2 इनवॉइस इशू करते हैं, एक आपका डुप्लीकेट होता है और दूसरा आपका ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल उसको दिया जाता है जो क्या होता है, जो सर्विस को प्राप्त कर रहा होता है, और डुप्लीकेट किसको? तो वो होता है जो सप्लायर होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा, हम अपना डुप्लीकेट अपने पास रख लेंगे और ओरिजिनल फाड़ करके हम आपको दे देंगे, ताकि आपके पास भी सबूत रहे और मेरे पास भी सबूत रहे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए यहीं तक आज की क्लास में। शेष हम लोग एचएसएन के बारे में इसके बाद से क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है? अरे जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं ना तो जो हमें एक इनवॉइस बना करके देते हैं ना, उस पे की मेंशन रहता है कि आपने कैश कितना क्वांटिटी में आपने लिया है, कितना रुपया जीएसटी लगा हुआ है, पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, किसको हम सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अपने जो है सप्लायर का भी नाम होता है, उसके बाद से अपने कस्टमर का भी नाम उसमें मेंशन किया गया होता है। वो उसी को इनवॉइस कहते हैं, उसी को इनवॉइस कहते हैं।